हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महेंद्रपाल द्वितीय की। किसकी? महेंद्रपाल द्वितीय की। इसने 945 ईस्वी में ये शासक था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो महिपाल प्रथम था, इसके शासनकाल से ही प्रतिहार वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो ये जो काल है प्रतिहार वंश का, ये काल पतन वाला काल है, पतन का काल है। इस काल में कई शासक हुए हैं और उनकी इतनी कोई खास और बड़ी उपलब्धि नहीं रही है, क्योंकि ये प्रतिहार वंश का जो शासन था, साम्राज्य का उतार वाला समय रहा है। ठीक है। महिपाल के बाद महिपाल प्रथम और प्रगधना का पुत्र महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल जो था ये महिपाल प्रथम का पुत्र था। इसकी माँ प्रगधना, माता का नाम प्रगधना था। ठीक है। ये पिता, इनका पुत्र था महेंद्रपाल द्वितीय। ठीक है। इसके बाद शासक हुआ देवपाल। ठीक है। इसके शासन की, महेंद्रपाल के शासन की कोई खास उपलब्धि नहीं है। और जो महेंद्रपाल के बाद जो शासक बना, तो इस देवपाल जो शासक बना, इसके शासन काल में चंदेल जो राजवंश था वो स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। देवपाल के शासन के समय में। इसके बाद देवपाल के बाद एक प्रतिहार वंश के शासक हुए राजपाल। ठीक है। इनको राज्यपाल या राज्यपाल भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में, राज्यपाल के शासनकाल में 1018 ईस्वी में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने। कब? 1018 ईस्वी में। अब इस समय जब गजनवी ने आक्रमण किया तो राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया। यानी इसने कन्नौज को छोड़ दिया, या कन्नौज महमूद गजनवी के अधिकार में आ गया। कब? 1018 ईस्वी में। ठीक है। इसलिए प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल को, या राज्यपाल के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि डरकर ये जब कन्नौज छोड़कर भाग गया तो भारत के जो अन्य हिंदू राजा थे, या भारत के जो अन्य शासक थे, उन राजाओं ने संघ बनाकर इसे मार डाला। किसको? राज्यपाल को। क्यों? क्योंकि ये कन्नौज छोड़कर भाग गया, इसने कायरता दिखाई, इसलिए भारत के अन्य शासकों ने इसे संघ बनाकर, अपना समूह बनाकर इसे मार दिया। किसको? राज्यपाल को। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, राज्यपाल के बाद त्रिलोचनपाल शासक बना। कौन बना? त्रिलोचनपाल शासक बना। और इस त्रिलोचनपाल ने इस हार का बदला लेते हुए 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी को पराजित किया। ठीक है मित्रों। कब?
1019 में। तो 1018 में प्रतिहार वंश के शासक राजपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया और कन्नौज को हार गया। लेकिन 1019 ईस्वी में इसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा, ये सिंहासन पर बैठा, और 1019 में इसने महमूद गजनवी को पराजित किया। त्रिलोचन पाल के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि भारत के जो अन्य राजा थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने समूह बनाकर, संघ बनाकर राजपाल की हत्या कर दी, राजपाल को मार दिया। किस लिए? क्योंकि ये गद्दी छोड़कर भाग गया था। ठीक है, इस त्रिलोचन पाल के बाद जो प्रतिहार वंश का शासक था वो था यशपाल। कौन था मित्रों? यशपाल। और यशपाल के बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कौन? यशपाल। यशपाल प्रतिहार या परिहार, ठीक है, यशपाल प्रतिहार, जिसने 1036 ईस्वी तक शासन किया। कब तक शासन किया इसने? 1036 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है मित्रों, ग्यारहवीं शताब्दी में कन्नौज गहड़वाल शासकों के अधीन होगा। गहड़वाल शासकों के अधीन हो गया। ठीक है, यानी कन्नौज पर गहड़वाल शासक जो शासक थे उनका नियंत्रण हो गया, कब्जा हो गया। और 1093 ईस्वी में प्रतिहार साम्राज्य का पतन, पूर्ण रूप से पतन हो गया। 1000 यानी यशपाल के बाद जिसने 1036 में शासन की बागडोर संभाली, और यशपाल के बाद छोटी मोटी शाखाओं के रूप में शासन चला, लेकिन 1093 के बाद ये पूर्ण रूप से पतन हो गया है। प्रतिहार वंश का पूर्ण रूप से प्रतिहार वंश का पतन हो गया। ठीक है, कब? 1093 ईस्वी में। ठीक है, तो यशपाल के बारे में केवल इतनी कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिहार वंश के जो पतन होने के प्रमुख कारण क्या थे, किस लिए इस वंश का पतन हुआ, किन कारणों के ये कौन से कारण इसके जिम्मेदार रहे। ठीक है, पतन के कारण। पहला कारण तो क्या था कि इस वंश के जो राज परिवार था, इस वंश का जो राज परिवार था, उस राज परिवार के लोगों में आपसी फूट थी। क्या थी मित्रों? आपसी फूट थी, जिसका ये भी एक प्रमुख कारण रहा है प्रतिहार वंश के पतन का, कि प्रतिहार वंश के जो राज परिवार लोग थे उनके में आपसी विरोधाभास था, आपसी फूट थी, जिसकी वजह से ये पतन की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख कारण रहा है वो रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के बीच प्रतिहार और पाल, इन तीनों के बीच में संघर्ष चलता रहा। ठीक है, के मध्य संघर्ष तथा लगातार अरबों के आक्रमण से इनकी सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। सैनिक शक्ति कमजोर हो गई।
यह भी एक प्रमुख कारण रहा है कि इन्होंने लगातार राष्ट्रकूट और पालों से लोहा लिया या संघर्ष होता रहा। और इसके अलावा अरब जो थे मुस्लिम शासक थे, उन्होंने भी भारत पर लगातार आक्रमण किया और जिनका मुकाबला केवल प्रतिहार शासकों ने ही किया, जिसकी वजह से इनकी सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। ठीक है, यह भी एक पतन का प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा जो इस वंश के पतन का प्रमुख कारण है कि इनके जो अनेक सामंत थे, जो इनके शासन में सहायक थे, इनके सामंतों ने इनका साथ छोड़ दिया। किनका? प्रतिहार शासकों का साथ छोड़ दिया और वो अन्य राज्यों के साथ सीमा बढ़ाने, और ये सामंत अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने लगे। ठीक है मित्रों, कि जो प्रतिहार वंश के जो शासक थे, इनके जो सामंत थे, इन सामंतों ने इनका साथ छोड़ दिया और वो अन्य शासकों के साथ संबंध बनाने लगे। ठीक है, और अंत में जो इनकी सैनिक व्यवस्था थी उसमें बदलाव हुआ, और बदलाव होते हुए इन्होंने क्या किया कि सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो जो सैनिक पहले जो जुनून के साथ युद्ध करते थे, वो जुनून केवल पैसों तक ही सीमित हो गया। ये भी एक प्रमुख कारण इनके पतन का माना जाता है। ठीक है, और प्रतिहारों की जो निर्बलता थी, जब वो सामने आई, निर्बलता सामने आने लगी, तो अनेक राजवंशों का उदय हुआ, जैसे गुहिलों का, राठौड़ों का, चौहानों का और कछावा वंशों का उदय हुआ। और ये वंश राजपूतों के, ये वंश एक शक्तिशाली वंशों के रूप में, एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने प्रतिहार वंश का पतन करने में ये भी सहायक रहे। ये भी एक प्रमुख कारण रहा है कि प्रतिहार जब निर्बल हुए, प्रतिहार या परिहार जब निर्बल होते गए, तो नए राजवंशों का उदय हुआ। और जब नई वस्तु या नई जो किसी चीज की शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत पूरे जोश और होश के साथ होती है और उस जोश में प्रतिहार वंश का पतन की ओर अग्रसर हुआ। यह अपनी शक्ति का बिंदु, प्रतिहारों की सबसे बड़ी भूल यह रही है कि ये अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र राजस्थान की जगह कन्नौज या अवंती को मानने लगे थे, जिससे राजस्थान में इनकी शक्ति कमजोर होने लग गई। प्रतिहार जो थे, इनका जो मंडौर की जो शाखा थी, ये मुख्य रूप से शक्ति का केंद्र, अपनी शक्ति का केंद्र, प्रतिहारों की जो शक्ति का केंद्र था, इसे कन्नौज या अवंती को मानते थे और राजस्थान पे इतना इनको ध्यान नहीं था, जिससे राजस्थान में धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। इनके सामंत इन्हें अनुपस्थित स्वामी के नाम से जानते थे। राजस्थान में जो इनके स्वामी इनके जो सामंत थे, वो इन्हें अनुपस्थित स्वामी कहते थे। क्या कहते थे? अनुपस्थित स्वामी के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि ये कन्नौज पर ही विशेष ध्यान दिया करते थे, शक्ति का केंद्र इसी ही मानते थे, जिससे यहाँ के जो सामंत थे इनके, वो इन्हें अनुपस्थित स्वामी कहते थे और अन्य राजपूतों के साथ इन्हें अपना संबंध बनाते थे। ठीक है, तो ये थे प्रतिहार वंश के पतन के प्रमुख कारण, जो अपने इन कारणों के कारण प्रतिहार वंश पतन की ओर अग्रसर था, जिसमें प्रमुख आपसी फूट और केवल शासन को एक जगह ही डाइवर्ट करना या एक जगह ही उसको ध्यान देना। अब हमने इस प्रतिहार वंश की सभी क्लासों में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में चर्चा की है मित्रों। किसके बारे में?
त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ठीक है, अब मैं इस त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है, इस ट्रिक में पहले डीवीडी इस डीवीडी का अर्थ है, इस डीवीडी का अर्थ है ध्रुव प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश से था, राष्ट्रकूट। ठीक है, डीवीडी का अर्थ क्या है? ध्रुव प्रथम, जिसका संबंध राष्ट्रकूटों से था। वी का मतलब वत्सराज प्रथम है, वत्सराज प्रथम, ये प्रतिहार वंश से था। और वापस डी का अर्थ है धर्मपाल, ये पाल वंश। ठीक है, ये पाल वंश से इसका संबंध था। ठीक है मित्रों, दूसरा है NGD। इस NGD का मतलब है नागभट्ट द्वितीय। N का मतलब है नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार था, प्रतिहार वंश का शासक था। जी का मतलब है गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से था। और डी का मतलब है धर्मपाल, ये पाल वंश से संबंधित था। ठीक है मित्रों, किससे संबंधित था? पाल वंश से संबंधित था। तीसरा जो संघर्ष रहा है, ये तो था पहला, ये दूसरा, और यहां मैं तीसरा लिख देता हूं। तीसरा जो था उसकी ट्रिक है MKD। इसमें M का मतलब है मिहिर भोज, M का मतलब है मिहिर भोज प्रथम। ये तो मित्रों आपको याद ही होगा, प्रतिहार वंश का शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। इसके काल को ही प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। के का अर्थ है कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट शासक था। और डी का अर्थ है देवपाल, डी का अर्थ है देवपाल। ठीक है, ये पाल वंश से संबंधित था। ठीक है, ये तीन संघर्ष हुए हैं प्रतिहार वंश के समय शासनकाल में, जिनमें त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंशों के बीच में संघर्ष हुआ है शासन को लेकर, और इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें ये हमारा प्रतिहार वंश कंप्लीट हो गया है। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे इस वंश से संबंधित। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों।